हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ इंडिया, नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक संहिता। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो टर्म है रेफरिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एन ओवरचार्जिंग सिविल कोड इन इंडिया। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का नागरिक संहिता है, जो इसका शब्द है, जो इसका कॉन्सेप्ट आया है, वो जो भारतीय सिविल लॉज हैं वहाँ से लिया गया है। इसको जो भारतीय सिविल विधि संहिता जो हैं उनसे वहाँ ये अप्रोचेज है, इस वर्ड्स को लिया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एडमिनिस्ट्रेटर्स द सेम सेट ऑफ द सेकुलर सिविल लॉज टू गवर्न ऑल पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस कास्ट ट्राइब्स। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारे बहुत से सेम सेकुलर जो सांप्रदायिक लॉ थे, सिविल लॉज थे, सिविल विधियाँ थी, या जो उससे लोग गवर्न होते थे, उनको कंट्रोल करता है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड्स जो चाहे बेसिस के थे, धार्मिक बेसिस पे थे, कास्ट पे बेसिस थे, ट्राइब्स पे बेसिस थे, बहुत से हमारे सिविल लॉज हैं सेकुलर सांप्रदायिक, डिफरेंट रूल्स हैं, उसमें डिफरेंट लॉज हैं। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए, सब में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है इंडिया। और ये मेन कॉन्सेप्ट जो था हमारा, जो सिविल इंडियन कोड्स था, वहाँ से लिया गया है। दिस सुपरसीड्स द राइट ऑफ द सिटीजन टू बी गवर्न अंडर द डिफरेंट पर्सनल लॉज बेस्ड ऑन द रिलीजियस कास्ट टाइप। जो बहुत से जो उनके राइट सिटीजन्स के थे, जो बेसिस किससे होते थे, गवर्न किससे होते थे, डिफरेंट पर्सनल लॉ, उनकी व्यक्तिगत विधियाँ थी बहुत सी, उस पर बेसिस थे, उनकी धार्मिक के अकॉर्डिंग थे, उनकी कास्ट के अकॉर्डिंग थे, ट्राइब्स के अकॉर्डिंग। सच कोड्स आर इन प्लेस इन द मोस्ट मॉडर्न नेशन। ये हमारे एक तरह से आधुनिक नेशंस में ये न्यू लॉज का कॉन्सेप्ट लेके आया गया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इन सारे धर्म के जो भी जितने लॉज हैं उनको सबको ख़त्म करके यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया, एक समान संहिता बनाया जाए जो सब पे एक समान विधि लागू हो। उसका उद्देश्य पूरा करने के लिए इसको लाया गया था। द कॉमन एरियाज covered by the civil codes includes law related to the executions and the administration of the property, marriage, divorce and adoptions। जो डिफरेंट लॉज थे, जो हमारे सिविल कोड्स थे, वो किससे रिलेटेड थे, उन पर एप्लीकेबल क्या होता था, जो उनकी अपना प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर्स हुआ करता था, मैरिज से रिलेटेड मैटर हुआ करता था, डाइवोर्स से रिलेटेड मैटर हुआ करता था, या एडॉप्शन से रिलेटेड मैटर्स हुआ करता था, उन पर सब पर उनके जो अपने सिविल लॉ थे वो एप्लीकेबल्स हुआ करते थे। उनके जो रिलीजियस लॉ थे, पर्सनल व्यक्तिगत विधियाँ थी, उनसे गवर्न हुआ करते थे। इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते थे, मैरिज को लेकर या उसके डाइवोर्स को लेकर। मुस्लिम लॉ कुछ कहता है, हिंदू लॉ कुछ कहता है, तो दोनों में कन्फ्लिक्ट था, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था दोनों लॉस। मुस्लिम लॉ किसकी करता है, बाइगेमी की बात करता है। हिंदू लॉ किसकी करता है, मोनोगेमी की बात करता है, कि एक धर्म एक विवाह की बात करता है, जबकि अलग बात करता है। तो ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स से एडॉप्शन है, हिंदू लॉ एडॉप्शन की बात करता है, जबकि मुस्लिम लॉ एडॉप्शन की बात नहीं करता है। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो वहाँ भी डिफरेंट रूल्स थे। इन सबको ख़त्म करने के लिए ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का फॉर्मेशन करने की बात की गई। और इसी पर्पज से द टर्म इज़ यूज इन द इंडिया वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अटेम्प्ट्स टू सेट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर इट्स रीजन। इंडिया के नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एप्लीकेबल किया गया इसको। और ये कहाँ किया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल, हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उसके आर्टिकल 44 में इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, इन्हीं गोल को अचीव करने के लिए उद्देश्य से इस आर्टिकल्स का फॉर्मेशन किया गया था। जो डिफरेंट लॉ थे उनको सबको ख़त्म कर एक समान संहिता पूरे भारत में लागू की जाए। तो इसी पर्पज से आर्टिकल 44 कहता है द स्टेट शैल and efforts to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territories of India। कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 44 ये कहता है जो भारत का राज्य क्षेत्र है उसके समस्त राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी नागरिक आते हैं भारतीय, उन सब के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात करता है। इसमें एक केस आया था, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है, सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केसेस है। इसमें क्या होता था, इसमें 4 पिटीशंस पड़ी थी। इन दिस केस 4 पिटीशन वर फाइल्ड। द पिटीशन वाज फाइल्ड बाय अ रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
एक PIL डाली गई थी सोसाइटीज़ द्वारा, और इसमें 4 केसेस थे। एक तो सोसाइटीज़ ने केस डाला था, दूसरा केस क्या था इसमें, द सेकेंड वाज फाइल्ड बाय द वन मीना माथुर, पहला दूसरा मीना माथुर ने डाला था इसमें। शी कंटेंट दैट शी वाज मैरिड टू वन जितेंद्र इन 1971। इसने किससे शादी की, मीना माथुर ने जितेंद्र से शादी की 1978 में, और उसके 3 चिल्ड्रंस हुए आउट ऑफ द वेडलॉक, ठीक है। और इन 1988 हर हस्बैंड सोमनाइज सेकेंड मैरिज विद वन सुनीता नरूला एलाइस फातिमा आफ्टर द कन्वर्टेड इस्लाम। और इसने क्या किया, बाद में मुस्लिम धर्म अडॉप्ट कर लिया, और सुनीता जो नाम की लड़की थी उसका नाम फातिमा रखकर मुस्लिम धर्म कन्वर्ट करके इसने सेकेंड मैरिज कर ली इसने। अब जबकि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग सेकेंड मैरिज बाइगेमी मानी जाती है, नहीं कर सकता। बट यहाँ क्या था, पहले कॉन्सेप्ट ये था कि हिंदू लोगों के माइंड में ये लोग था, लोगों के माइंड में ये था दिमाग में कि वो क्या करते थे, अपनी सेकंड मैरिज करने के लिए मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो जाते थे, और मुस्लिम्स में कन्वर्ट होकर वो मैरिज कर लिया करते थे सेकंड, और फर्स्ट मैरिज को डिसॉल्व नहीं किया करते थे। तब इसी को ही प्रोटेक्ट करने के लिए इस केस का डिसीजन आया था, और उसी का ही बेनिफिट्स लिया करते थे। दिमाग में लोगों के ये था। इन द थर्ड केसेस सुनीता alias Fatima connected that after the marrying her Jitendra Mathur and again reverted back to Hindu and leaving his first wife। जितेंद्र माथुर ने, जो कि सुनीता यानी कि फातिमा से मैरिज की थी, कन्वर्ट हो गया था मुस्लिम से होकर, उसने क्या किया, उसने वो बैक चला गया, वापस हो कन्वर्ट हो गया, फिर हिंदू हो गया वो, और वो अपनी फर्स्ट वाइफ के पास चला गया। इसने एक सूट फाइल कर दिया। हर ग्रीवेंसेस वाज दैट शी इज स्टिल कंटिन्यूअस टू बी अ मुस्लिम। उसका क्या ग्रीवेंसेस थे कि वो अब भी मुस्लिम्स है, but not being the maintained by her husband and has no protections under the either the personal law। उसको कोई भी मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, ना ही उस पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग उसको कोई प्रोटेक्शंस मिल रहा है। इसने सूट फाइल की। इन द थर्ड केस द इस पिटिशंस गीता रानी कनेक्टेड दैट शी वाज मैरिड टू वन प्रदीप कुमार अकॉर्डिंग टू हिंदी राइट्स। नेक्स्ट केस क्या आया था, इसी में था कि गीता रानी ने मैरिज की थी प्रदीप कुमार से हिंदू रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग 1988 में। In 1991 she came to know that her husband ran away with one दीपा, और 91 में वो क्या करा, उसके हस्बैंड जितेंद्र ने, प्रदीप कुमार ने एक दीपा नाम की लड़की के साथ भागकर मैरिज कर ली। आफ्टर कन्वर्टेड इन इस्लाम मैरिड हर, उससे कन्वर्ट इस्लाम में चेंज हो गया, मुस्लिम में चेंज हो गया, और उसने मैरिज कर ली। द फोर्थ पिटिशंस सुष्मिता घोष कंटेन इन द कोर्ट दैट शी वाज मैरिड टू GC घोष। फोर्थ पिटीशन जो पड़ी थी वो सुष्मिता घोष ने डाली थी, और जिसकी मैरिज किससे हुई थी, GC घोष से हुई थी अकॉर्डिंग टू हिंदू रीति रिवाजों के 1984 में। बट इन 1992 हर हस्बैंड टोल्ड हर दैट ही डिड नॉट लाइक हर एंड ही वुड एम्ब्रेस इस्लाम एंड मैरी वन विनीता गुप्ता, कि वो उसको पसंद नहीं और उसने मुस्लिम धर्म अडॉप्ट कर विनीता नाम की लड़की से शादी कर ली। शी प्रेड दैट हर हस्बैंड बी रीस्टेन्ड फ्रॉम द एंटरटेनिंग इनटू द सेकेंड मैरिज विद द विनीता गुप्ता, कि उसको जो विनीता गुप्ता से सेकंड मैरिज की गई है उससे उसको रोका जाए। ऑन द फैक्ट ऑफ द केसेस द कोर्ट हेल्ड, इन सारी पिटीशंस थी, इतने केसेस थे जो कन्वर्टेड लोग होकर मुस्लिम हो जाते थे अपनी फर्स्ट मैरिज को डिसॉल्व करके। कोर्ट के माइंड में ये चीज़ें थी, इसी पर बेसिस कोर्ट ने डिसीजंस दिया। द कोर्ट हेल्ड दैट द हिंदू मैरिज कॉन्स्टिट्यूट एग्जिस्ट इवन आफ्टर वन ऑफ द स्पाउस कन्वर्टेड टू इस्लाम। अगर कोई पर्सन है, उसका फर्स्ट स्पाउस अगर आलिव है और वो हिंदू में अगर कन्वर्ट हो जा रहा है, देयर इज़ द नो ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज। तब ऐसी कंडीशन में कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं कि विवाह विच्छेद अपने आप हो जाए। कि अगर कोई पर्सन हिंदूज है और हिंदू होकर वो मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो जा रहा है और सेकंड मैरिज कर ले रहा है, तब जो उसकी फर्स्ट मैरिज है यानी कि जब हिंदू था उस कंडीशंस में ये प्रोविजंस नहीं है कि वो मैरिज अपने आप ही ऑटोमेटिक डाइवोर्स हो। It can only be dissolved by a decree of dissolve on any of the grounds maintained in the section 13 of the Hindu Marriage Act। डिसॉल्व करने के लिए आपको सेक्शन 13 में जो ग्राउंड्स दे रखी हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको डिग्री फाइल लेनी पड़ेगी कोर्ट से। उसी के बेसिस पे ही कोई पर्सन क्या है, डिसॉल्व मैरिज हो सकती है, कर सकता है, उसके अदर देन कोई भी मैरिज का डिसोल्यूशन नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द कोड हेल्ड दैट द सेकेंड मैरिज ऑफ हिंदू आफ्टर हिज कन्वर्जन टू इस्लाम वॉज वाइट। और जो पर्सन है कि किसी पर्सन ने कन्वर्ट होकर हिंदू है और कन्वर्ट होकर वो मुस्लिम हो गया है और उसने सेकंड मैरिज की है, तब ऐसी कंडीशंस में सेकंड मैरिज वाइड है। और इंडियन IPC के सेक्शंस 494
इंडियन पैनल कोड के हस्बैंड क्या है वो बाइगेमी के लिए लायबल होगा, ठीक है, 494 बाइगेमी, क्योंकि फर्स्ट मैरिज जब डिजॉल्व ही नहीं हुई है और इस पर्पज़ से आपने क्या कहते हैं सेकंड मैरिज की है, तब ऐसी कंडीशन में वो मैरिज क्या हो जाएगी, बाइगेमी हो जाएगी सेकंड मैरिज, और वो पर्सन जो है वो लायबल होगा। एज अ रिगार्ड द क्वेश्चन यूनिफॉर्म सिविल कोड, द डिवीजन बेंच कुलदीप सिंह एंड RM सहाय in their separate but the concurrent judgment said that since 1950 a number of the governments have come and gone but they have failed to make any effort towards the implementation to the constitution maintained under article 44 of the constitution। 1950 से बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें गईं, मगर अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड में के लिए लागू करने के लिए बहुत सी सभी सरकारें फेल होगी, उसने कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, उसके लिए एफर्ट नहीं किया ज़्यादा। कॉन्सिक्वेंटली द प्रॉब्लम टुडे इज़ दैट मैनी हिंदूज हैव चेंज द रिलीजन्स एंड हैव द कन्वर्टेड टू इस्लाम ओनली फॉर द पर्पस ऑफ escaping the consequence of bigamies. This is so because Muslim law permits more than one wife to the extent the four। क्योंकि बहुत से हिंदूज थे वो क्या होते थे, कन्वर्ट हो जाते थे मुस्लिम्स में और वो सेकंड मैरिज कर लिया करते थे, क्योंकि वो उनके में ये धारणा थी कि वो सेकंड मैरिज करके वो बाइगेमी की लायबल नहीं होंगे, क्योंकि मुस्लिम्स में एक से ज़्यादा मैरिज करने का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर 4 मैरिज कोई पर्सन कर सकता है। तो यही लोगों के दिमाग में था, तो कोर्ट ने कहा अगर किसी पर्सन का ये मोटो है कि इस पर्पज़ से कोई सेकंड मैरिज कन्वर्ट हो रहा है मुस्लिम्स में और सेकंड मैरिज कर रहा है, तब ऐसी कंडीशंस में वो सेकंड मैरिज कैसी हो जाएगी, वाइड हो जाएगी और वो पर्सन बाइगेमी के लिए लायबल होगा। और सेकंड और किसी पर्सन की मैरिज ऑटोमेटिकली डिजॉल्व नहीं होती है, बट ऐसी कंडीशन में जो मैरिज डिजॉल्व होगी वो आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग्स ही जो ग्राउंड्स है उसी पे बेसिस होगी और उसके लिए डिक्री लेनी पड़ेगी। बट आज तक इस पर अभी तक कोई भी गवर्नमेंट्स इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कोशिश नहीं की गई है, बहुत ज़्यादा प्रभावी प्रयत्न नहीं किया गया है, इस पर अभी तक एप्लीकेबल नहीं किया गया है। गाइडलाइंस टाइम टू टाइम आती रहीं, क्या कहते हैं लॉ कमीशंस हैं उसके पास भी गाइडलाइंस गई, उसने भी किया, बट हमें इस पर कुछ ना कुछ वजह से रुकता चला गया। इसीलिए केसेस है प्रगति वर्गीस वर्सेस सिरिल जॉर्ज वर्गीस का। द फुल बेंच ने द कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट का केस था, स्ट्रक डाउन द सेक्शन 10 ऑफ इंडियन डाइवोर्स एक्ट अंडर द विद द क्रिश्चियंस वाइफ हैज़ टू प्रूव एडल्ट्री along the cruelty desertions will keeping a divorce on the ground that the violate the fundamental rights of the Christian woman to live with the human dignity under the article 14। यहाँ भी क्या कहते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंडियन मैरिज एक्ट 1869 जो था उसका सेक्शंस 10 को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। किस बेसिस पे? 1869 का जो भारतीय तलाक अधिनियम था को अवैध घोषित कर दिया। इसके अंतर्गत कोई भी ईसाई महिला थी वो अपने पति से तलाक तभी ले सकती है जब वो जारकर्म के साथ क्रूरता और अभितेजन डिजर्शन और क्रूरल्टी को साबित करना होगा। तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि ये महिला अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का वायलेशन था, क्योंकि आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग्स जो किसी भी महिला को लिव विद ह्यूमन डिग्निटी मानव गरिमा के साथ जीने का जो मूल अधिकार है उसका उल्लंघन कर रहा है, इसलिए ये एक्ट का सेक्शन 10 जो है वो इनवैलिड है। इसी के बाद एक केस और आता था, नूर सबा खातून वर्सेस मोहम्मद कासिम का केस आया। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट अ डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन इज एंटाइटेड टू क्लेम द मेंटेनेंस फॉर हर चिल्ड्रन टिल दे बिकम मैरिज। कि एक मुस्लिम वुमेन्स थी, यहाँ उसने लिटिगेशन एक रिट डाली थी, यहाँ पर कहा गया था कि अगर कोई फीमेल है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला है और बच्चे उसके साथ रह रहे हैं, तब ऐसी कंडीशन बच्चे कैसे हैं, अगर नाबालिग हैं, माइनर है, तो वो अपने पति से पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग और CRPC के सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग तब तक अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है जब तक कि उसके बच्चे मेजर नहीं हो जाते। इसी के बाद एक लीडिंग केस और आया था डैनियल लतीफ़ी का, जो आप लोग ऑलरेडी मेंटेनेंस में पढ़ चुके हो, डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूट बेंच द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड डाइवोर्स एक्ट 1986 का, मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन राइट एक्ट था 1986 का, उसकी वैलिडिटी को लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर यहाँ पर रिट डाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कहा दैट द मुस्लिम डाइवोर्स वुमन हैज़ राइट टू मेंटेनेंस इवन आफ्टर इद्दत पीरियड अंडर द 1986 है, कि कोई भी मुस्लिम डाइवोर्स मुस्लिम वुमन है और वो मेंटेनेंस इद्दत के बाद भी
ले सकती है, इद्दत की ड्यूरेशन और उसके बाद भी मेंटेनेंस ले सकती है। और ऐसी कंडीशन में कोर्ट ने ये कहा था कि अगर वो फीमेल इद्दत के बाद भी मेंटेनेंस के लिए कैपेबल नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में 1986 का जो एक्ट था, मुस्लिम मैरिज रेजोल्यूशन एक्ट, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके सेक्शन 3 और 4 के अकॉर्डिंग्स कि अगर इद्दत के बाद भी उस महिला को मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तब ऐसी कंडीशंस में वो महिला और वो पुनर्विवाह नहीं करती है तो वो अपने रिलेटिव से मेंटेनेंस ले सकती है, और अगर वो भी कैपेबल नहीं है तब ऐसी कंडीशंस में उस स्टेट्स के बफ वोट से भी डिमांड की जा सकती है। ये केसेस आया था। इसके आप इसमें केस एक और लिख सकते हो, शाहबानो मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो केस आया था इससे पहले, तो वो भी यहाँ कोट कर सकते हो आप लोग। फिर एक केस और आया था जॉन वलामत्तन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2003 का केसेस था। द कोर्ट हेल्ड दैट Section 118 of the Succession Act in the unconstitutional, being the violation of the Article 14 of the Constitution। इसमें जो सक्सेशन का 118 सेक्शंस था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने, असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 का वो वायलेशन कर रहा था। द मेजॉरिटी सेड द आर्टिकल 25 and 26 हैव नो एप्लीकेशन इन दिस केस एज डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द रिलीजियस एंड चैरिटेबल। जो प्रॉपर्टी रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज़ के लिए है उसका सेक्शन 25 और 26 यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, और वो आर्टिकल 118 जो है वो वायलेशन कर रहा। और कोर्ट ने दोबारा फिर से कहा था कि बड़ा दुख की बात है कि अभी तक इतना टाइम हो गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को एप्लीकेबल करने के लिए कोई भी बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की गई, और इसने कहा कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाना चाहिए। तो ये इसमें केसेस थे। इसमें बाकी और एक दो केसेस आप देख लीजिएगा जो आपको अच्छे लगें। ये पूरा क्वेश्चन केस लॉ पे भी बेसिस है, ये अक्सर एग्ज़ाम में आपके यहाँ आता है, तो आप इसकी स्टडी करिए, देखिए कोई प्रॉब्लम्स होती है तो देखते हैं आगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।